स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमारा विद्युत धारा चैप्टर से आएगा। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यानी इसमें हमें दिया हुआ क्या है, तो पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेते हैं। तो तार में कहा जा रहा है कि 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यानी धारा का मान कितना दिया हुआ है, 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि धारा का मात्रक क्या होता है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो यहाँ पे धारा जो हमें दिया हुआ है माइक्रो एम्पियर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस माइक्रो एम्पियर को किस में चेंज कर लेंगे, एम्पियर में चेंज कर लेंगे। तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 के पावर -6 से गुना करते हैं। तो लिखेंगे 20 गुने 10 के पावर -6। अब ये किस में बदल गया, एम्पियर में। और क्या दिया हुआ है कि 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यानी समय जो दिया हुआ है हमें वो 30 सेकंड है। समय कितना दिया हुआ है, 30 सेकंड। अब हमें परिकलन करना है, तो किस चीज़ का परिकलन करना है, यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है कि तार से स्थानांतरित आवेश। फर्स्ट में हमें क्या निकालना है, तार से स्थानांतरित आवेश। तो आवेश के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं Q बराबर I इंटू टी। अब I का मान कितना है, तो I का मान है 20 गुना 10 के पावर -6 और T का मान यानी समय कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q बराबर, अब 2 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 0 1 0 2 0 हुआ, 2 0 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर कितना, 2 और फिर से कितना यहाँ पे 10 के पावर -6। तो Q बराबर क्या मिल जाएगा, 6 गुना 10 के पावर +2 10 के पावर -6। तो हम यहीं पे आंसर कर सकते हैं कि 6 के जगह पर 6 को लिख देते हैं और +2 -6 यानी आधार सेम है। तो जब आधार सेम होगा तो पावर को जोड़ देते हैं। तो -6 में 2 को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। तो फर्स्ट में ये हमारा हो गया। अब सेकंड में क्या निकालना था, इसमें कि सेकंड में निकालना था तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि जो तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है 20 माइक्रो एम्पियर का, तो धारा प्रवाहित कब होता है, जब तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो तार से होकर के कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, यानी तार से होकर के कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है सेकंड में। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या लिखेंगे, चूँकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई, जिसमें Q आवेश, N क्या होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो N इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें निकालना है। तो N बराबर हम फार्मूला लगा सकते हैं Q अपॉन E, Q अपॉन E। तो Q क्या हो जाएगा, आवेश। तो आवेश कितना मिला हमें, आवेश मिला 6 गुना 10 के पावर -4 और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब हम क्या करेंगे, 1.6 से 6 को काट देंगे, ये कटेगा 3.75 बार में। तो लिखेंगे यहाँ पर 3.75। इसे काटकर अब देख लीजिएगा कितना बार में कटेगा, 3.75 बार में कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 10 के पावर -4 और यहाँ पर क्या है 10 के पावर -19। यानी आधार सेम है, आधार सेम है। तो जब नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये -19 जो है पावर का, वो क्या हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। और +19 में से जब 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। यानी लिखेंगे 3.75 10 के पावर कितना, 15। और है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसकी कोई मात्रक नहीं होती, ये संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं गिवन में। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं। ये कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर में चेंज कर लेते हैं। और माइक्रो जो है यहाँ पर, माइक्रो ओम को किस में चेंज करना होगा, ओम में चेंज करना होगा। तो देखते हैं हम रो बराबर क्या लिख सकते हैं। तो हम रो बराबर लिख सकते हैं 100 के जगह पर 100 को लिखेंगे और ये जो माइक्रो है, तो माइक्रो के जगह पर कितना आ जाएगा, 10 के पावर -6। तो माइक्रो ओम से किस में हो गया, ये ओम में हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर क्या करते हैं, -2 से गुना करते हैं। यानी अब जो हमारा रो है वो रो कितना हो गया, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर +2। 10 के पावर क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पे क्या है, 10 के पावर -2। तो इससे ये बैलेंस होकर के कट गया। ये प्लस का 2 होगा पावर में, ये माइनस का 2 होगा, तो ये कट गया। यानी कितना बचा, 10 के पावर -6 ओम मीटर। अब क्या हो गया, 10 के पावर -6, ये जो माइक्रो ओम था ओम में चेंज कर लिए 10 के पावर -6 से गुना करके। और ये जो सेंटीमीटर था 10 के पावर -2 से गुना करके किस में चेंज कर लिए, मीटर में। तो अब हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो गया, 10 के पावर -6 ओम मीटर हो गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तार, यानी तार की जो लंबाई है एल, वो कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है।
और फिर कह रहा है तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले। तो परिच्छेद क्षेत्रफल को किससे, ए से सूचित करेंगे। और ये कितना दिया हुआ है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 10 के पावर -2 से गुना करेंगे। और जब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 के पावर -4 से गुना करेंगे। क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर किस में चेंज हो रहा है, मीटर में। तो 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 जब 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 0.01 इंटू 10 टू द पावर कितना, -4। इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध कितना होगा। तार का प्रतिरोध हमसे पूछा जा रहा है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे तार के प्रतिरोध का, R बराबर रो इंटू L अपॉन ए, रो इंटू L अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, R बराबर रो, तो रो के जगह पर कितना है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये कितना दिया हुआ है, 10 के पावर -6 आया हमारा, 10 के पावर -6 को लिख लेते हैं। उसके बाद L है, L कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। उसके बाद कितना यहाँ पर क्षेत्रफल 0.01 10 के पावर -4, तो लिख लेते हैं 0.01 और 10 के पावर कितना, -4। अब क्या करेंगे, 10 के पावर -6 गुना का कितना है, 5। और यहाँ पर क्या है, 0.01 10 के पावर -4। तो हम इसको लिख लेते हैं 10 के पावर -6 का 10 के पावर -6। और क्या करते हैं यहाँ पर कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, 0.01 यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 2 जीरो ऊपर जाएगा। और ऊपर में 2 जीरो जाने का मतलब 10 के पावर कितना आएगा, 2 आएगा। 0.01 पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना जीरो, 2 जीरो जाएगा। तो 2 जीरो यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2। और फिर क्या करेंगे, ये जो 10 के पावर -4 है इसको नीचे से ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर +4 कितना होगा, 10 के पावर +4। और ऊपर में क्या बचा, देखिए यहाँ पे 10 के पावर -6 था, 10 के पावर -6 लिख दिए। ये जो 0.01 है पॉइंट के बाद 2 अंक, तो 10 के पावर 2 ऊपर में आ गया। अब ये खत्म, क्योंकि बटा में 1 है तो बटा में 1 रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर भाग देंगे 1 से तो उतना ही बार में कटेगा। अब ये जो 10 के पावर -4 था इसको ऊपर लेकर के आ गए, 10 के पावर क्या हो गया, +4। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये 5 बचा हुआ है, तो 5 की जगह पर 5 को लिख लेते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि 10 के पावर -6 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 10 के पावर -6 हो गया, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो आधार सेम है, पावर जुटेगा, 4 और 2 +6, तो -6 से +6 क्या हो गया, ये पूरा बैलेंस हो गया। तो बचा कितना हमारा, 5 बचा। तो हम क्या लिख देंगे, 5। अब हमें क्या निकालना था, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा है। यानी हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण है तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पुंज कहेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1.0 यानी 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड 6.0 गुने 10 के पावर कितना, 16 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो ज्ञात करना है हमें फर्स्ट में विद्युत धारा और सेकंड में पुंज में धारा घनत्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा। परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाला प्रति सेकंड कुल आवेश। तो आवेश के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, Q = N × E, जहाँ पर N क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। अब देखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल इतना तो दिया हुआ है, किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड इतना इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ना कि इतना आवेश। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है कितना, n दिया हुआ है। तो लिखेंगे चूंकि n कितना दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है 6.0 10 के पावर 16 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर Q निकाल लेते हैं। तो Q बराबर n, तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, 6.0 और 10 के पावर कितना, 16। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो लिख देते हैं 1.6 10 के पावर कितना, -19। तो आवेश हमें कितना मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा, अब 6 में 1.6 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 9.6, 9.6 हो जाएगा। और प्लस का 16 माइनस का 19 क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3, ये आवेश आ गया कूलम में। अब हमें क्या निकालना है फर्स्ट में, तो हमें फर्स्ट में निकालना है विद्युत धारा। फर्स्ट में क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I बराबर Q/A। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/A हो जाएगा, सॉरी I बराबर Q/T।
तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I बराबर Q बाई टी। ठीक है, तो I बराबर Q बाई टी लगाएंगे तो Q कितना आ रहा है हमारा, Q आ रहा 9.6 10 के पावर कितना -3 और उसके बाद t समय। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है। किसी परिच्छेद के लंबवत प्रति सेकंड, यानी टाइम कितना है हमारे पास, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, टाइम कितना लेंगे, 1 लेंगे। और जब इतना में 1 से डिवाइड देंगे इतना ही रह जाएगा, यानी 9.6 और 10 के पावर कितना -3। अब ये विद्युत धारा है तो विद्युत धारा का मात्रक क्या ले लेंगे, एम्पियर ले लेंगे। अब सेकंड में हमें क्या निकालना है, सेकंड में निकालना है पुंज में धारा घनत्व। पुंज में धारा घनत्व, धारा घनत्व को किससे सूचित करते हैं, J से। और J बराबर क्या लेंगे फॉर्मूला, J बराबर हो जाएगा I/A। धारा घनत्व क्या होता है, J, और J बराबर क्या मिल जाएगा, I/A मिल जाएगा। तो J बराबर I के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो I का मान हमें मिल चुका है कितना, 9.6 10 के पावर कितना -3, 9.6 और 10 का पावर कितना -3। ए क्या हो जाएगा, परिच्छेद क्षेत्रफल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल जो दे रखा है कितना, 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर, 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर है इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 के पावर -6 से गुना करेंगे। मिलीमीटर स्क्वायर है और इसको किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 के पावर -2 से। तो मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 के पावर -3 से गुना करेंगे। और जबकि ये 2 बार हो रहा है, मिलीमीटर स्क्वायर है तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10 के पावर क्या करेंगे, -6 से गुना करेंगे। अब 10 के पावर -6 में जब 1.0 से गुना करेंगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 10 के पावर -6 रहेगा। तो बटा में हम लिख सकते हैं कितना, 10 के पावर -6 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो J बराबर क्या मिल जाएगा, J बराबर मिल जाएगा 9.6 के जगह पे 9.6 और 10 के पावर -3, -6 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 और 6 में से 3 घटेगा तो 10 के पावर क्या बचेगा, 3। और धारा घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक ले लेते हैं एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 10 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है। यानी 10 ओम का हमें एक मोटा तार दे रखा है, एक मोटा तार दिया हुआ है। कितना ओम का है ये, 10 ओम का है। 10 ओम के एक मोटे तार को किस तार में खींचा जाता है, तो इस तार को खींचा जाता है पतले तार में। इस तार को खींचा जाता है किस में, पतले तार में। 10 ओम के एक मोटे तार को किस तार में खींचा जाता है, पतले तार में खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। यानी जब इसको पतला तार में हम खींचेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा और पहले की तुलना में 3 गुना हो जाएगा। पहले मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर होगा तो बाद में ये कितना होने वाला है, 3 मीटर, यानी पहले की तुलना में 3 मीटर, यानी 3 गुना लंबाई हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 ओम प्रतिरोध था इसका मोटे तार का। जब इसको खींच दिए, खींच करके लंबा किए, कितना लंबा करना है, 3 गुना लंबा करना है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो नया प्रतिरोध क्या मिलेगा, वो हमें निकालना है। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है इस टाइप का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो नया प्रतिरोध होता था R' तो क्या लेते थे, पहले का प्रतिरोध और जितना गुना खींचा जाता था उसका स्क्वायर कर देते थे। तो 3 गुना खींचा जा रहा है, इसको खींचने पर 3 गुना लंबा हो रहा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी R' क्या मिल जाता था। तो R कितना दिया हुआ है, 10 ओम। पहले का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, तो 10 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 10 में 9 से गुना करते हैं तो कितना, 90 ओम। तो अगर ऐसे बना देते हैं तो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो क्या होगा, इतना करने पर मार्क्स को काट लिया जाएगा। तो ऐसा कब बनाना है, जब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तब बनाना है। लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल में आ गया अगर 2 नंबर के लिए तो कुछ मेंशन करना होगा चीज़ को। तो यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 है और परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, A1 है। यानी पहले की जो लंबाई है इसका, इस लंबाई को क्या मान लिए, L1 मान लिए, और इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल है ये A, इसको क्या मान ले रहे हैं, A1। और जब तार को खींच करके 3 गुना लंबा करेंगे तो इसकी नया जो लंबाई आएगा उस लंबाई को मान ले रहे हैं कितना, L2, और इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना मान ले रहे हैं, A2। लिख लिए यहाँ पर कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L1 और परिच्छेद क्षेत्रफल A1 और अंतिम लंबाई L2 और परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है, L2 है। तो यहाँ पर तार को जब खींचा जाएगा तो दोनों में एक चीज़ जो है कॉमन है कि इसका जो आयतन होगा वो नहीं बदलने वाला है।
आयतन नहीं बदलने वाला है, क्योंकि इसी को खींच करके लंबा किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा नहीं गया है, इसी को खींच करके लंबा किया गया है। तो इस केस में आयतन नहीं बदलने वाला है, सिर्फ इसका शेप चेंज हो रहा है, आकार चेंज हो रहा है। तो आकार चेंज होने से आयतन नहीं बदलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि 10 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है, जिससे कि इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। यानी जो नया लंबाई L2 है, जो नया लंबाई L2 वो पहले के लंबाई का 3 गुना हो जाता है। तो पहले का लंबाई क्या था L1, उसका कितना हो गया 3 गुना। तो ये चीज़ हमें दिया हुआ, तो इसको हम लिख लिए कि L2 बराबर कितना 3L1। अब इन दोनों चीज़ में क्या रहेगा कि आयतन बराबर रहने वाला है, दोनों का आयतन, इसका आयतन V1 और इसका आयतन V2, ये दोनों बराबर होने वाला है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि V1 और V2 दोनों बराबर होने वाला है। अब ये चूँकि तार है, तो तार किसके आकार का है, तो तार जो है वो बेलन के आकार का होगा। तार किसके आकार का, बेलन का आकार का। मान लेते हैं बेलन का लंबाई कितना है L, तो बेलन का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। अगर लंबाई h लेते हैं तो πr²h, अगर लंबाई l लेते हैं तो πr² क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। अब ये πr² जो है किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है कितना πr², और ये πr² को हम क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे सूचित करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा πr², और ये क्या हो गया गुना लंबाई। तो ध्यान देंगे यहाँ पर πr² को a लिखेंगे और लंबाई को क्या लिखेंगे L। तो ये क्या मिल गया हमें आयतन। v बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं कि a × L। तो यहाँ पर दोनों केस में आयतन बराबर होने वाला है। तो V1 बराबर हम क्या लिख दिए हैं V2। अब v के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, तो v के लिए फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर a × L। तो V1 है तो क्या लिखेंगे A1 × L1, अब V2 है तो क्या लिखेंगे A2 × L2। अब यहाँ से अगर A2 को हम देखें तो A2 बराबर क्या मिलने वाला है, तो A2 बराबर A1 × L1, A2 बराबर A1 × L1, और बट्टा में क्या आने वाला है L2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A1 × L1, A1 × L1 और बट्टा में L2। लेकिन L2 कितना है यहाँ पर 3L1 के बराबर, क्योंकि लंबाई जो है बाद का जो लंबाई है, बाद का लंबाई L2 वो पहले के लंबाई के तुलना में कितना 3 गुना हो गया। तो हम क्या लिखेंगे L2 बराबर 3L1। तो यहाँ पर जो L2 है इसके जगह पर क्या लिख लेते हैं 3L1। अब L1 से L1 को काट देंगे तो A2 जो है वो क्या मिल जाएगा हमें A1/3 मिल जाएगा। L2 क्या मिल गया A1/3 मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि दोनों तार का प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जानते हैं, R बराबर ρ × L/A। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध। तो प्रारंभिक प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध को हम लिख सकते हैं R1। तो R1 बराबर ρ × L1/A1। और जो अंतिम प्रतिरोध होगा, अंतिम प्रतिरोध R2, अंतिम प्रतिरोध R2 बराबर क्या लिखेंगे, तो ρ × L2/A2, ρ × क्या हो जाएगा L2/A2 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, इसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नया प्रतिरोध क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको अगर हम फर्स्ट मानते हैं, इसको क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं। तो फर्स्ट बाई सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट बाई सेकंड करते हैं, क्या सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, यानी समीकरण सेकंड में डिवाइड देंगे किससे, फर्स्ट से। तो सेकंड कितना है हमारा R2, फर्स्ट कितना है R1। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है रो, यानी इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध वही होगा, इसका भी विशिष्ट प्रतिरोध वही होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपस में कैंसिल हो गया। अब हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, तो ρ2 के इक्वल में क्या आ रहा है L2, ρ2 के इक्वल में क्या लिखेंगे L2, और ρ1 के इक्वल में क्या आ रहा है L1, तो ρ1 के इक्वल में क्या लिखेंगे L1। अब यहाँ पर देखेंगे कि ρ1 के क्रॉस में क्या है A1, ρ1 के क्रॉस में A1, तो ρ1 के क्रॉस में यहाँ पर क्या लिख देंगे A1, और ρ2 के क्रॉस में क्या आ रहा है A2, R2 के क्रॉस में क्या आ रहा है A2, R1 के क्रॉस में क्या था A1, तो R1 के क्रॉस में A1 आ गया। अब R2 के क्रॉस में क्या है A2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो R1 के क्रॉस में A2 है, तो R2 के क्रॉस में कितना है A2 है, तो R2 के क्रॉस में A2 है, तो R2 के क्रॉस में यहाँ पर कितना आना चाहिए A2 आना चाहिए। क्या था यहाँ पर
R1 के सीधा सीधा यहाँ पर L1, तो R1 के सीधा सीधा L1, R2 के सीधा सीधा क्या था L2, तो R2 के सीधा सीधा क्या लिख दिए L2 को। अब R1 के क्रॉस में A1, तो R1 के क्रॉस में A1 और R2 के क्रॉस में A2, तो R2 के क्रॉस में क्या हो गया A2 हो गया। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नया प्रतिरोध निकालना है, पुराना प्रतिरोध यानी प्रारंभिक प्रतिरोध दिया हुआ है कितना 10 ओम। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 10 ओम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक प्रतिरोध जो R1 है वो कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। तो प्रारंभिक प्रतिरोध यहाँ पे तो 10 लिख देंगे, लेकिन हमें नया प्रतिरोध जो R2 है ये हमें निकालना है। तो R2 के जगह पर R2, R1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना को 10 को। अब क्या है L2 है यहाँ पर, तो L2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो L2 को हम लिख सकते हैं 3L1। L2 को क्या लिखेंगे 3L1, तो लिख देते हैं L2 के जगह पर 3L1 बट्टा का कितना L1 गुना का कितना A1। तो A1 के जगह पर A1 को छोड़ देते हैं, A1 के जगह पर A1 को छोड़ देते हैं। अब A2 आ रहा है तो A2 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो A2 के जगह पर आ गया A1/3, A1/3। तो A2 के जगह पर लिख देते हैं A1/3। अब क्या करेंगे, L1 से L1 को काट देंगे और क्या करेंगे यहाँ पर R2/10। अब क्या बचने वाला है 3L1, सॉरी A1 से A1 कटेगा, A1 से A1 कटेगा और L1 से क्या कटेगा L1 कटेगा। तो ये बचा 3 और ये नीचे से 3 डायरेक्ट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, यानी जो पूरा नया प्रतिरोध है R2 वो क्या मिलने वाला है 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 ओम। और ऑब्जेक्टिव के लिए बताए थे सीधा सीधा क्या करेंगे, जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराना प्रतिरोध और खींच करके तार को जितना लंबा करेंगे उसका स्क्वायर यानी खिंचाव का स्क्वायर। तो 3 गुना खींचा गया तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 में 10 से गुना हुआ तो कितना 90 ओम। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बना करके हम टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आ गया 2 नंबर में बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तब क्या करेंगे, इस तरह से कुछ चीज़ को मेंशन करना होगा, उसके बाद आंसर करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट के स्रोत पर लगा हुआ है, यानी 220 वोल्ट के लाइन पर लगा है। तो हीटर के तंतु में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। हीटर के तंतु में प्रवाहित धारा, मान लेते हैं कि हीटर के तंतु में जो प्रवाहित धारा होगा वो कितना होगा I। माना हीटर के तंतु में प्रवाहित धारा कितना है I है। हीटर के तंतु में प्रवाहित धारा कितना मान लिए I है। अब हमें क्या दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है 1 किलोवाट। कितना दिया हुआ है 1 किलोवाट, यानी कितना वाट के बराबर होगा 1000 वाट के बराबर होगा। और क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, V का मान 220 वोल्ट। क्योंकि हम विद्युत शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होगा, तो P बराबर V इंटू का I। P बराबर क्या लिखेंगे V इंटू I। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू I। तो इसमें P पता है, V पता है, हमें क्या निकालना है I का मान निकालना है। तो इसलिए हम विद्युत धारा I का मान लिख सकते हैं कि I बराबर P/V। अब P का मान कितना दे रखा है, P का मान 1000, अब V का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। 0 से 0 को हम काट सकते हैं, 22 से जब 100 को भाग देंगे तो 5.454 बार में कटेगा। और चूंकि धारा है तो धारा का मात्रक क्या आएगा, धारा का मात्रक एम्पियर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जब काटेंगे यहाँ पर 100 बटा का कितना 22, तो ये कटेगा आपका 5.545 बार में कटेगा। ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 5.545। और धारा है, धारा का मात्रा क्या लिखेंगे एम्पियर लिखेंगे। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 15 मीटर लंबे और 6.0 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। तो प्रायोगिक ताप पर तार के प्रतिरोध के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन में कि 15 मीटर लंबे, यानी तार की जो लंबाई है वो कितना है 15 मीटर। तार की लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर। 6.0 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, यानी तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 6.0 कितना -7 मीटर स्क्वायर। दो चीज़ हो गया। अब यहाँ पर है उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई, यानी तार में धारा प्रवाहित की गई है, I धारा प्रवाहित की गई है मान लेते हैं। और इसका प्रतिरोध 5 ओम है। तो प्रतिरोध दे रखा है कितना ओम 5 ओम। प्रतिरोध कितना ओम 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के प्रतिरोध के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, तो रो इंटू L/A।
अब इसमें हमें क्या निकालना है, R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर R इंटू ए अपॉन कितना L। तो रो बराबर क्या आ जाने वाला है, तो R के जगह पर क्या लिखेंगे हम 5 को लिखेंगे, A के जगह पर क्या लिखेंगे 6.010⁻⁷ को लिखेंगे, बटा में L है तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितना है 15। तो 5 से 15 कट सकता है कितना बार में, 3 बार में, और 3 से 6 को काट देंगे कितना बार में, 2 बार में। तो रो बराबर कितना मिल जाएगा 2 × 10⁻⁷। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या लिख लेंगे ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया यानी ओम मीटर, मात्रक क्या आ जाएगा ओम मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्र में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बिंदु A यहाँ पर है, बिंदु B यहाँ पर है, और इन दोनों बिंदु के बीच हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कुछ जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के संयोजन बताया गया था कि R नेट बराबर श्रेणी क्रम में क्या लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस और भी प्रतिरोध होगा उसको सीधे सीधे जोड़ देना है। और समांतर क्रम में होगा तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध को लिखेंगे 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, और भी प्रतिरोध होगा तो इस तरह से आगे लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1 ओम और 2 ओम ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में कब होता है, जब धारा का मान समान हो। तो यदि हम यहाँ से धारा प्रवाहित करते हैं, I धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें क्या जाने वाला है I1, और इसमें क्या, तो I2। तो I1 इसमें भी, I1 इसमें भी, I2 इसमें भी, I2 इसमें भी। यदि धारा का मान समान हो तो वो श्रेणी क्रम में, और असमान हो तो वो समांतर क्रम में। तो इसमें I1 जा रहा है दोनों में, इसका मतलब कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये और ये किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। और जस्ट ऐसा ही कुछ इसमें है। पहले श्रेणी क्रम में निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या मिल रहा है 1 ओम 2 ओम सीधे सीधे जोड़ देना है। तो श्रेणी क्रम के लिए R बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1 ओम, या R नेट लिख सकते हैं सिर्फ श्रेणी क्रम के लिए। तो 1 ओम और 2 ओम सीधे सीधे जोड़ देना है। तो 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम, और 1 ओम 2 ओम यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 ओम। तो इसके लिए कुछ अलग से हम नहीं करने वाले हैं, यानी ये चीज़ जो है इसके लिए भी आ जाएगा और इसके लिए भी आ जाएगा। अब उसी प्रकार से श्रेणी क्रम में 2 ओम 4 ओम है, यहाँ भी 2 ओम 4 ओम, यहाँ भी कितना 2 ओम 4 ओम। तो समांतर क्रम के लिए कर लेते हैं यहाँ पर फिर से श्रेणी क्रम आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए ये नीचे डाउनवर्ड में है, ये क्या है ऊपर में है। तो यहाँ भी श्रेणी क्रम के लिए R नेट क्या निकालेंगे, तो 2 ओम और 4 ओम है। तो 2 ओम और 4 ओम सीधा सीधा जोड़ देंगे, कितना ओम 6 ओम। तो इतना करने के बाद ये जो फिगर है हमारा अब कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर बिंदु A को ले लेते हैं, और बिंदु A में कितना ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है 5 ओम का, ये बिंदु A है। अब ये दोनों को चूँकि जोड़ चुके हैं 2 और 1 को, तो कितना मिला 3 ओम मिला। तो ये दोनों के जगह पर एक प्रतिरोध को हम ले लेते हैं सिंगल प्रतिरोध, ये कितना ओम का हो जाएगा 3 ओम का। ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना मिला 3 ओम, और जब इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना मिला, इन दोनों को जोड़ दिए 2 ओम और 4 ओम को, तो ये कितना मिल गया 6 ओम मिल गया। ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। इसके बाद यहाँ पे दोनों पॉइंट आकर के मिल रहा है, दोनों पॉइंट को मिला दिए हैं। फिर 1 ओम और 2 ओम को जोड़ दिए तो फिर कितना ओम का हो गया ये, तो फिर ये हो गया 3 ओम का। उसी प्रकार से 2 ओम और 4 ओम को जोड़ दिए तो ये कितना ओम का हो गया, ये हो गया हमारा 6 ओम का। फिर ये दोनों मिला हुआ है। फिर आगे चल करके एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, कितना 10 ओम का, और ये रहा बिंदु B। तो अब क्या करने वाले हैं कि 3 ओम 6 ओम, यहाँ भी कितना है 3 ओम 6 ओम, और ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये है हमारा समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या लिखेंगे, यदि समांतर क्रम में बताया गया था कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध R नेट सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं R1 × R2 करके, यानी 3 गुना, और ये यहाँ पर कितना है 6, तो 3 गुना 6, और R1 + R2 तो 3 प्लस कितना 6 होने वाला। 6 में 3 से करेंगे 18, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, ये कट जाएगा कितना बार में 2 ओम, यानी 3 ओम और 6 ओम इन दोनों को जब समांतर क्रम में जोड़ा गया तो कितना मिल रहा है तुल्य प्रतिरोध 2 ओम। यहाँ भी 3 ओम और कितना है 2 ओम है, तो इसको भी जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए भी कितना आएगा 2 ओम। तो इतना करने के बाद हमारा जो फिगर है वो अब ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर बिंदु A
और बिंदु ए से लगा हुआ है कितना ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का। बिंदु ए से कितना ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 5 ओम का। और जब 3 और 6 समांतर क्रम में था, इसको जोड़ा गया तो कितना मिला हमें, 2 ओम। अब दोनों प्रतिरोध को हटा करके इन दोनों के जगह पर एक सिंगल प्रतिरोध को रखेंगे जो कितना ओम का होगा, 2 ओम का। तो रख देते हैं दोनों के जगह पर एक सिंगल प्रतिरोध, कितना ओम का होने वाला है ये, 2 ओम का। तो लिख देते हैं यहाँ पर कितना ओम, 2 ओम। ठीक उसी प्रकार से 3 ओम 6 ओम ये भी समांतर क्रम में, तो इसके लिए भी यही कहानी है, कितना ओम आ जाएगा ये, 2 ओम। तो इसके लिए भी कितना रख देते हैं, 2 ओम रख देते हैं। और उसके बाद लास्ट में कितना ओम जुड़ा हुआ है, इसमें 10 ओम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा दीजिए। और यहाँ पर क्या है, बिंदु बी है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चारों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध किसके किसके बीच निकालना था हमें, बिंदु ए और बी के बीच। तो लिखेंगे आर ए बी, यानी बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में है, सीधा सीधा जोड़ देंगे, 5 + 2 + 2 + कितना 10। तो आर ए बी हमें क्या मिल जाएगा, 10 5 15 4 कितना 19 ओम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र में बिंदु P तथा Q के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बिंदु P और Q के बीच क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं बिंदु P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम I धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ से I धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे इसे 2-3 रास्ता मिल रहा है, यानी ये धारा जो है भटक जाएगा 2-3 रास्ता में। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से I1 जा रहा होगा, यहाँ से I2 जा रहा होगा, यहाँ से क्या जा रहा होगा, I3 जा रहा होगा। तो धारा का मान जब असमान होगा तो क्या होगा, वो समांतर क्रम में, और जब धारा का मान समान होगा तो वो श्रेणी क्रम में। तो ये जो I1 धारा है इस प्रतिरोध के लिए और यहाँ से फिर इस प्रतिरोध के लिए समान रहने वाला है, इसमें भी I1 इसमें भी I1। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में। दोनों प्रतिरोध किस में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे निकाल देंगे, आर एस श्रेणी क्रम में किसके किसके बीच है ये, तो बिंदु P और B के बीच हम कह सकते हैं, बिंदु P और B के बीच, बिंदु P और B के बीच श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आर पी बी, तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए यहाँ पर 3 प्लस कितना को 7 को, तो कितना मिल जाएगा, 10 ओम मिल जाएगा। अब जब 3 और 7 जुड़ चुका है, यहाँ पर 10 ओम हो गया है, तो इन दोनों के लिए एक प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम। और इसमें I1 और इसमें कितना I2, इसमें I1 और इसमें कितना I2। तो दोनों क्या है, धारा का मान असमान, तो इन दोनों के कंपेयर में ये वाला क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। इन दोनों से ये वाला किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर में। तो जब दोनों को श्रेणी में जोड़ दिए तो 10 ओम मिला। अब समांतर क्रम में निकाल लेते हैं यहाँ पर, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसके बीच, यानी इन दोनों को जोड़ दिए तो 10, और इसके बीच, तो समांतर क्रम में क्या लिखेंगे, 1/r लिखते हैं। तो 1/r लिखते हैं, तो यहाँ भी बिंदु P और B आने वाला है, तो P और B कर देते हैं। तो 1/r1 और 1/r2। तो R1 के जगह पर 3 और 7 को जब श्रेणी में जोड़े तो कितना मिला, 10। तो R1 के जगह पर कर देते हैं कितना, 10, और R2 के जगह पर भी कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 2 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2/10, यानी कि आर पी बी समांतर क्रम में कितना हो गया, जब ये पलट जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी 10/2 कितना बार में कटा, 5 ओम। अब देखते हैं हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, जब इन दोनों को श्रेणी में जोड़े तो 10 और इसके साथ समांतर में जोड़ दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 ओम आ गया। तो फिगर में अब इसको हम हटा देते हैं, ये वाले पोर्शन को, और सिर्फ इसको अब हम कितना ओम का कर देते हैं, 10 के जगह पर अब 5 ओम का कर देते हैं, क्योंकि ये 10 ओम इन दोनों से जुड़ करके कितना हो गया है, 5 ओम का हो गया। तो ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, यानी फिगर अब कुछ ऐसा होने वाला है। ये Q रहा और ये P रहा, ये कितना ओम का है, 30 ओम का प्रतिरोध है। चलिए, तो जब 3 7 श्रेणी में था तो जुड़ करके 10, और 10 के साथ ये समांतर में जुड़ करके कितना आ गया, 5। तो ये वाला पोर्शन हटा करके इसको अब हम करने वाले हैं कितना ओम का, 5 ओम का। ये भी हमारा 5 ओम का, और ये वाला कितना ओम का, 30 ओम का। ये पॉइंट कितना रह गया, बी रह गया। हमें निकालना है P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब यदि यहाँ से धारा प्रवाहित किया जाए कितना I, तो ये भी क्या होगा, 2 रास्ता से भटक जाएगा। जब यहाँ से I धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 रास्ता मिलेगा। इसमें मान लो कि I1 गया, इसमें कितना गया, I2 गया। तो I1 किस में जाएगा, इसमें I1 जाएगा, फिर यहाँ से इसमें भी I1 आएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में।
तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में कितना ओम, 5 ओम, 5 ओम। तो आर किसके किसके बीच लिखिएगा, ये श्रेणी क्रम में जुट करके फिर पी और बी के बीच आ जाएगा। तो चलिए सिर्फ श्रेणी क्रम में आर को हम लिख देते हैं कितना, 5 और 5 को, 5 + 5 कितना हो जाएगा, ये 10 ओम। अब ये दोनों को हटाइए, इसके जगह पर सिंगल प्रतिरोध को लाइए। तो अब फिगर कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर कितना ओम लगा हुआ है, यहाँ पर 30 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये बिंदु को Q ले लीजिए। इन दोनों को जब जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना ओम आ गया, 5 और 5 को जोड़ दिया तो 10 ओम आ गया। तो ये हो गया हमारा कितना ओम, 10 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/r नेट, यानी P और Q के बीच था तो 1/P और Q कर सकते हैं। तो 1/r1, r1 के जगह पे 10, 1/r2, r2 के जगह पे 30। इसका एलसीएम कितना, 30। ये 3 बार में तो 3, ये 1 बार में तो 1, 3 1 कितना हो जाएगा, 4/30। तो RPQ बराबर, ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, 30/4। ये कट जाएगा कितना बार में, 7.5 ओम बार में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।